नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉनर थ्योरी के बारे में। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि हम फिल्मों या किताबों को हॉरर, कॉमेडी या साईफाई जैसी कैटेगरीज में क्यों रखते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और जानेंगे कि ये मामला सिर्फ लेबल चिपकाने से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम एक जॉनरा मतलब कि एक शैली को आखिर डिफाइन करते कैसे हैं? ज़्यादातर लोगों के लिए तो इसका मतलब बस चीज़ों को सॉर्ट करना है। ये हॉरर है, वो कॉमेडी है और वो साईफाई है। सिंपल। लेकिन मामला इतना सीधा है नहीं। एक बहुत बड़े थियोरिस्ट हैं, डैनियल चैंडलर। वो कहते हैं कि जॉनर्स को डिफाइन करना एक थियोरेटिकल माइंड फील्ड है। सोचिए, सैद्धांतिक बारूदी सुरंग। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये इतना मुश्किल काम क्यों है। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, परिभाषाओं के साथ आखिर दिक्कत क्या है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जॉनरास के कोई पत्थर की लकीर जैसे नियम नहीं होते, ना ही उनकी कोई साफ सुथरी बाउंड्री होती है। जरा सोचिए, जॉनर्स की बाउंड्रीज कितनी धुंधली होती हैं, राइट? एक साईफाई फिल्म में हॉरर भी तो हो सकता है, जैसे एलियन, और कोई फिक्स चेकलिस्ट भी नहीं होती। कुछ जॉनर्स अपने सब्जेक्ट से पहचाने जाते हैं, जैसे वेस्टर्न फिल्में, तो कुछ अपने स्टाइल से, जैसे कि म्यूजिकल्स। बस यही वजह है कि इन्हें किसी एक डिब्बे में बंद करना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो फिर इसका हल क्या है? अगर पक्के नियम काम नहीं करते तो क्या काम करता है? यहीं पर चैंडलर एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया सामने रखते हैं, फैमिली रिजेम्बलेंस, यानी पारिवारिक समानता। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक परिवार में सारे सदस्यों की नाक एक जैसी नहीं होती, पर फिर भी उनमें कुछ ना कुछ मिलता जुलता होता है ना? ठीक वैसे ही एक जॉनरा की सारी फिल्मों में कोई एक कॉमन चीज हो ये जरूरी नहीं, पर उनमें कई सारी मिलती जुलती खासियतें होती हैं जो उन्हें एक परिवार जैसा बनाती हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है वेस्टर्न जॉनर। सोचिए, एक फिल्म में रेगिस्तानी इलाके हों, रिवॉल्वर हों, लेकिन शायद घोड़े ना हों, तो क्या वो वेस्टर्न नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी, क्योंकि उसे वेस्टर्न बनाने के लिए इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है, बस कुछ फीचर्स का होना ही काफ़ी है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एक 3 तरफा सौदेबाजी। अब यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। देखिए, जॉनरा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस किताब या फिल्म के अंदर मौजूद हो। असल में ये एक तरह की एक्टिव बातचीत है, एक नेगोशिएशन है जो 3 लोगों के बीच होती है। आप इसे एक ट्रायंगल की तरह सोच सकते हैं। एक कोने पर हैं प्रोड्यूसर्स जो पैसे और रिस्क को मैनेज करने के लिए जॉनर का इस्तेमाल करते हैं। बीच में है खुद फिल्म या कहानी, जिसमें वो सारे सिग्नल या कोड्स होते हैं। और तीसरे कोने पर हैं हम, यानी ऑडियंस, जो इन कोड्स को देखकर कहानी को समझते हैं और अपनी उम्मीदें सेट करते हैं। इसे आप एक अनकहा समझौता, एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। मतलब, जब हम कोई हॉरर फिल्म देखने जाते हैं तो हम पहले से ही एक तरह का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम डरने के लिए तैयार हैं। हम उस जॉनरे के रूल्स को मान लेते हैं ताकि हमें वो खास एक्सपीरियंस मिल सके जिसके लिए हम वहां गए हैं। हमारा अगला सेक्शन है जॉनरा के कोड को पहचानना। तो सवाल ये है कि हम एज एन ऑडियंस इन जॉनरास को पहचानते कैसे हैं? असल में हम जाने अनजाने में इनके कोड्स और इनकी परंपराओं को पढ़ना सीख जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोड्स मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहले हैं सिंबॉलिक कोड्स, जैसे वेस्टर्न फिल्मों में दूर दूर तक फैले लैंडस्केप के वाइड शॉट्स। फिर आते हैं थीमैटिक कोड्स, यानी कहानी के कोर आइडिया, जैसे सभ्यता और जंगल के बीच की लड़ाई। और आखिर में है आइकनोग्राफिक कोड्स, यानी वो विजुअल चीजें जिन्हें हम तुरंत पहचान लेते हैं, जैसे काउबॉय हैट, घोड़े या सलून के वो दरवाजे। ये सब मिलकर हमें जॉनर की पहचान कराते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, दोहराव बनाम भिन्नता। हमने देखा कि जॉनरास कोड्स पर चलते हैं, पर क्या वो हमेशा एक जैसे रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जॉनरास कभी भी रुके हुए नहीं होते, वो लगातार बदलते रहते हैं। और इसके पीछे एक बहुत ही असासी डायनामिक काम करता है। थियरिस्ट स्टीव नील कहते हैं कि जॉनरेज असल में दोहराव और भिन्नता के बीच के एक तनाव पर टिके होते हैं। मतलब, हमें दोहराव पसंद है क्योंकि वो हमें एक जानी पहचानी आरामदायक फीलिंग देता है, लेकिन साथ ही हमें कुछ नया भी चाहिए, कुछ अलग, ताकि हम बोर ना हो जाएं। और यहीं पर नील का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। वो कहते हैं भिन्नता जॉनरे की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी जॉनरे में कुछ नयापन, कुछ ट्विस्ट नहीं होगा तो वो धीरे धीरे बासी हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि हमें हर कुछ सालों में सुपर हीरो फिल्मों में भी कुछ नया देखने को मिलता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, जॉनर की छिपी हुई विचारधारा। हमें यह समझना होगा कि जॉनर्स कभी भी न्यूट्रल नहीं होते। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि अपने साथ दुनिया को देखने का एक खास नजरिया, कुछ छिपे हुए विचार और मूल्य भी लेकर आते हैं। जैसे कि कई पुरानी रोमांटिक कॉमेडीज ये आइडिया देती थीं कि सच्ची खुशी शादी में ही है,
एक्शन फिल्में अक्सर मर्दानगी का एक बहुत ही खास लिमिटेड वर्जन दिखाती हैं। असल में ये जॉनर्स कुछ सामाजिक मूल्यों को नॉर्मल बनाकर पेश करते हैं और हमें कहानी को एक खास तरीके से देखने के लिए तैयार करते हैं। इसी को प्रेफर्ड रीडिंग कहते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी कोई पसंदीदा फिल्म देखें या किताब पढ़ें तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा, ये जॉनरा मुझे क्या मानने के लिए कह रहा है? ये किन आइडियाज़ को नॉर्मल की तरह पेश कर रहा है? तो जैसा हमने देखा, जॉनरा सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को देखने और समझने का एक पूरा ढांचा है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। ऐसे ही और डिटेल्ड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।